एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आज की कहानी काफ़ी डरावनी होने वाली है। अभी तक इससे डरावनी कहानी आपने नहीं सुनी होगी, तो आज की कहानी अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1990 के आसपास। दिल्ली में एक परिवार रहता था जिसमें दो भाई अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम श्यामलाल, छोटे का नाम रामलाल था। एक दिन श्यामलाल ने अपने घर में हवन कराने का सोचा। अपने भाई से पूछने के बाद उसने एक सप्ताह बाद हवन कराने का निश्चय किया। एक सप्ताह बाद पंडित जी आए और उन्होंने हवन शुरू किया और यह हवन 3 दिन चला। तीसरे दिन हवन समाप्त होने के बाद जब पंडित जी जाने लगे तो उन्होंने श्यामलाल को अपने पास बुलाया और श्यामलाल को बताया कि तुम्हारे घर के नीचे धन गड़ा हुआ है। साथ में ये चेतावनी भी दी कि तुम उसे निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस पर खतरनाक भूतों का साया है। इतना बोलकर पंडित जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद श्यामलाल ने ये बात रामलाल को बताई। दोनों भाइयों ने इस बात पर खूब सोच विचार किया और अंत में उनके मन में लालच आ ही गया। उन्होंने उस धन को निकालने के लिए एक तांत्रिक का सहारा लिया। तांत्रिक को उन्होंने लालच दिया कि जो भी धन निकलेगा उसमें से आधा धन आप ले लेना और बाकी धन हमारा होगा। धन के लालच में तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना शुरू की और उसने ये पता लगा लिया कि धन कहाँ छुपा हुआ है और कितना धन है। तांत्रिक ने दोनों भाइयों को बताया कि 6 घड़े सोने के सिक्के इस मकान के नीचे दबे हुए हैं, जो कि अपनी जगह समय समय पर बदलते रहते हैं। साथ ही तांत्रिक ने यह भी बताया कि मैं उस गड़े हुए धन में से कुछ भी नहीं लूंगा और तुम दोनों को भी यही कहूंगा कि उस धन के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि उस धन पर जो काली शक्तियां हैं वो बेहद खतरनाक हैं और किसी तांत्रिक या पंडित के बस की बात नहीं जो उन काली शक्तियों से तुम्हें बचा सके। पर दोनों भाइयों के मन में लालच आ चुका था और उन्होंने तांत्रिक से कहा, चाहे जो भी हो आप हमारी वह धन निकालने में सहायता कर दीजिए, उसके बाद जो भी होगा हम उसे देख लेंगे। तांत्रिक के बहुत समझाने पर भी जब उन्होंने अपना लालच नहीं छोड़ा, तब तांत्रिक ने उन्हें घर के दाहिने भाग में खुदाई करने को कहा और कुछ ही फीट खुदाई करने के बाद उन्हें पहला घड़ा दिखाई दिया। तो बड़े भाई ने छोटे भाई की बेटी को बुलाया और उससे एक सोने के सिक्के को बाहर निकालने को कहा। तो छोटे भाई की बेटी सौम्या ने एक सिक्के को निकाला। श्यामलाल ने सौम्या से ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि उसके पीछे उसकी यह सोच थी कि पहले एक सिक्का निकाल कर देख लेते हैं क्या मुसीबत आती है, और अगर कोई मुसीबत आई तो हम उस सिक्के को वापस रख देंगे, और अगर कोई मुसीबत आई भी तो छोटे भाई के परिवार पर आएगी, मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। पर उन्हें क्या पता था जो मुसीबत आनी है वह आ चुकी है। सिक्का निकालते ही मानो घर में भूकंप आ गया था। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप कड़कड़ाने लगे थे। घर के सारे शीशे, सभी चीजें गिरने लगी थी। तांत्रिक ने जल्दी से जल्दी उन दोनों को उस खुदाई को बंद करने को कहा और फिर से उस सिक्के को घड़े में डाल देने को कहा। इतना कहकर वो तांत्रिक वहां से भाग खड़ा हुआ। सौम्या बेहोश हो चुकी थी। दोनों भाइयों ने उसके हाथ से सिक्का लेकर फिर से घड़े में डालना चाहा, पर तब तक घड़ा अपनी जगह बदल चुका था। अब उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो उन्होंने गड्ढे को वापस भर दिया और सौम्या को लेकर उसके कमरे में आ गए। कई घंटों तक सौम्या बेहोश रही और जब वो उठी तो न जाने कौन सी भाषा में बात करने लगी। सुनने से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। वह सीधे उठी और किचन की ओर चली गई और वहाँ जो कुछ भी पड़ा था सब उठाकर खाने लगी। खाना खत्म होने पर वह और खाना मांगने लगी। घर वाले समझ गए थे कि इस पर किसी भूत का साया है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। श्यामलाल के बच्चों ने सौम्या को पकड़ना चाहा, पर उसने उन्हें ऐसे झटक दिया जैसे वो खिलौने हों। सौम्या घर के सामान को तोड़ने फोड़ने लगी। सभी बस बैठकर तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सौम्या को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। श्यामलाल तुरंत घर से किसी तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल गया, पर कोई भी घर आने को राजी नहीं हुआ। जो घर तक आए वो सौम्या को देखने के बाद वहां से भाग खड़े हुए। ये सिलसिला कुछ हफ्तों तक चलता रहा। सौम्या पूरी तरह से भूतों के कब्जे में थी। वो कभी हंसने लगती तो कभी रोने लगती, अलग अलग भाषाओं में बात करती, कभी हाथों के बल चलती तो कभी छोटे बच्चे की तरह चलने लगती, कभी बूढ़ों जैसा व्यवहार करती, कभी किसी आदमी जैसा तो कभी किसी औरत जैसा। घर में कभी पानी दूध में बदल जाता था तो कभी रसोई में रखा दूध खून में बदल जाता था। कभी नहाने का गर्म पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता था, कभी ठंडा पानी खौलने लगता था। घर के सामान का हवा में दिखना तो आम बात हो गई थी। ऐसा लगता था कि उनसे कोई खेल रहा हो।
पूरा परिवार डर और सदमे में था, पर वो उस जगह को छोड़ नहीं रहे थे। उसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरा घर ले सके, और दूसरा कारण ये था कि श्यामलाल के मन में अब भी लालच था कि गड़ा धन मिल जाएगा। इसके कई महीने बाद श्यामलाल के एक रिश्तेदार ने बताया कि बनारस में एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। श्यामलाल उन्हें बनारस से अपने घर ले आए और उसके बाद उन गुरुजी ने श्यामलाल के घर साधना शुरू की और उस गड़े हुए धन की जगह बताई। दोनों भाइयों ने उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। फिर कुछ फीट के बाद वह गड़ा उनके सामने आ गया। गुरुजी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। कुछ देर बाद सौम्या चिल्लाती हुई वो सिक्का लेकर नीचे आ गई। गड़े के सामने आकर उसने उस सिक्के को गड़े में डाल दिया। इसके बाद सौम्या फिर बेहोश हो गई। फिर गुरुजी ने बताया कि इस धन पर किसी बहुत खतरनाक प्रेत का साया है और उसके साथ हजारों बुरी आत्माएं इस धन पर वास करती हैं। इन सब का मालिक वो प्रेत है। गुरुजी ने आगे बताया कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। जो गलती तुम लोगों ने की है, इसके लिए वह आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, इसलिए तुम लोग यह घर छोड़ दो। उसके बाद जब सौम्या को होश आया तो वह पूरी तरह ठीक लग रही थी, पर अभी भी उन आत्माओं ने सौम्या का शरीर छोड़ा नहीं था। बस गुरुजी की शक्तियों के कारण वो सौम्या पर हावी नहीं हो पाती थी। आज की मौजूदा हालत यह है कि सौम्या की शादी हो चुकी है और वो अपने घर ना के बराबर आती है, क्योंकि वो जब भी आती है वो आत्माएं उस पर हावी होने लगती हैं। घर का मेन गेट अपने आप खुल जाता है, चाहे किसी ने ताला ही क्यों ना लगाया हो। घर में कोई भी बाहरी सदस्य आता है तो आत्माएं उसे परेशान करने लगती हैं। घर में सायों का दिखना आम बात है। अब घर के लोग इसके आदी हो गए हैं और आज भी उनके परिवार में यह उम्मीद है कि हम उस धन को कभी न कभी निकाल लेंगे। इस कहानी से दोस्तों हमें यह पता चलता है कि इंसान अपने लालच को कभी नहीं छोड़ता, चाहे इसके लिए उसे कैसा भी खतरा क्यों ना मोल लेना पड़े। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी हो जो आप मुझे बताना चाहते हो तो कृपया मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करें, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।